इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आजकल के जमाने के लोग इंटरनेट और फोन में मगन रहते हैं। इसी बीच हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ली, जो एक ऑनलाइन वेबसाइट पर अपना पुराना लैपटॉप एक लड़की को बेचना चाह रहा है। इस वेबसाइट का नाम है टारगेट, जहां पर लोग सेकंड हैंड सामान को खरीदने और भेजते हैं। यह लड़का एक लड़की को अपना लैपटॉप भेजना पर आमादा हो जाता है और उसे अपना एड्रेस भी सेंड कर देता है। इसके बाद सेंड शिफ्ट हो जाता है और हम अपने हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम है जेनी, जो एक कंपनी में मेजर का काम करती है। इस वक्त जेनी गुस्से में होती है क्योंकि उसके वर्कर्स ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया होता। जेनी उनको डांट है और काम ठीक तरीके से करने का रहती है। इसी वजह से जेनी का बस भी उसे डांटा है और काम ठीक तरीके से करने को कहता है। इसके बाद लंच ब्रेक हो जाता है, जहां पर जेनी अपनी दोस्त डीजे से बात करती है। वह अपनी दोस्त को बताती है कि उसका वॉशिंग मशीन भी खराब हो गया है, लेकिन आजकल उसके पास पैसे बहुत कम हैं, इसीलिए वह नया वॉशिंग मशीन नहीं खरीद सकती। यह सुनकर जेनी की दोस्त बीजू उसे टारगेट वेबसाइट के बारे में बताती है, जहां पर जेनी को कम पैसों में सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन मिल सकती है। इसके बाद हम फिल्म की शुरुआत में एक लड़के ली को देखते हैं, जिसे उसके मोबाइल फोन पर एक खरीदार का मैसेज मिलता है। एक लड़की उसे बताती है कि उसका भाई उसका लैपटॉप लेने उसके एड्रेस पर आने वाला है। थोड़ी देर बाद एक अजीब आदमी उसके दरवाजे पर आता है, जो लैपटॉप लेने के बहाने घर के अंदर दाखिल होता है और चोरी के दौरान ली को मार डालता है। फिर हमें पता चलता है कि यह आदमी एक सीरियल किलर है, जो एक वेबसाइट पर अपने शिकार को ढूंढता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। सिर्फ यही नहीं, ये सीरियल किलर लोगों को मारने के बाद उनका सामान भी चुरा लेता है और फिर उसे एक टारगेट वेबसाइट पर बेचकर पैसे कमाता है। फिर हम देखते हैं कि जेनी उसी वेबसाइट पर एक सेकंड हैंड वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए मालिक को मैसेज करती है। जब वॉशिंग मशीन उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मशीन काम नहीं कर रही है। यह देखकर जेनी को गुस्सा आता है और वह वॉशिंग मशीन के मालिक को कॉल करती है, लेकिन मालिक उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। तब जेनी को लगता है कि वह एक स्कैमर के चक्कर में फंस गई है। सामान खरीदने के लिए वह मार्केट जाती है और फिर पुलिस स्टेशन जाकर वॉशिंग मशीन के मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन पुलिस का जासूस इसे मामूली मामला समझकर गंभीरता से नहीं लेता और बहाना बनाकर उसे वापस भेज देता है। जब जेनी घर लौटती है तो वह टारगेट वेबसाइट पर मालिक की प्रोफाइल देखती है और दूसरों को सावधान करती है कि इस मालिक से कुछ न खरीदें, क्योंकि वह एक धोखेबाज है। वहीं हमें वह लैपटॉप भी दिखाई देता है, जिससे पता चलता है कि वॉशिंग मशीन का मालिक वास्तव में एक सीरियल किलर है, कि उसने इसकी शिकायत पुलिस से भी की है। लेकिन बेचारी जेनी को नहीं पता कि वह एक सीरियल किलर के खिलाफ टिप्पणियां पोस्ट कर रही है। और सीरियल किलर को जेनी के बारे में भी पता चल जाता है, क्योंकि वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि उसके पास पूरा हैकिंग सिस्टम भी है, जिसकी बदौलत वह जेनी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन जब वह ऑफिस जाती है तो उसे अनजान नंबरों से कॉल आते हैं और उसके सभी सोशल मीडिया पर अजीब अजीब मैसेज आने लगते हैं और रात में भी उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के घर आता है जिसके कारण जेनी को संदेह होने लगता है कि धोखेबाज ने उसकी जानकारी प्राप्त कर ली है और अब उसे परेशान करना शुरू कर दिया है। वह फिर से पुलिस स्टेशन जाती है और पूरी बात पुलिस को बताती है, लेकिन पुलिस जासूस उसे बताता है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द ही धोखेबाज को पकड़ लेंगे। उसी रात जब वह अपने दोस्त डिजेयू के साथ घूमने के बाद घर लौटती है तो हम धोखेबाज लड़के यानी सीरियल किलर को देखते हैं, जो उस पर नजर रख रहा है। अब भी कोई न कोई किसी न किसी काम से उसके घर आता रहता है का संदेश मिलता है, जो जेनी को बताता है कि वह मुसीबत में है और उसे तुरंत कुछ पैसों की जरूरत है। जेनी अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका नंबर बंद है। जेनी का मानना है कि यह सब घोटालेबाज द्वारा किया गया है, जो उसे परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह। और उसी रात जब वह सो रही होती है तो उसे अपने घर के अंदर कुछ सुनाई देने लगता है। वह जल्दी से बाहर जाती है और देखती है कि उसके घर का स्वचालित दरवाजा खुला है। अचानक एक आदमी वहां आता है और जेनी से कहता है कि क्या यह वही लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए उसने पैसे दिए थे। बातों से जेनी को गुस्सा भी आता है और डर भी लगता है। वह तुरंत पुलिस को बुलाती है ताकि वह आदमी वहां से चला जाए, लेकिन जैसे ही वह निकलता है जेनी के फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपसे मिलने के लिए 5 मिनट के भीतर आऊंगा। अब जेनी अपने होश खो बैठती है और वह 5 मिनट के लिए टाइमर सेट करती है और जैसे ही 5 मिनट खत्म होते हैं उसके घर का दरवाजा फिर से खुलता है। वहां एक और आदमी आता है और जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है पुलिस जासूस समय पर पहुंच जाते हैं और उस आदमी को पकड़ लेता है।
देखते हैं कि पुलिस उस लड़के से पूछताछ कर रही है जो अपने बचाव में कहता है कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा था जिसे वह नहीं जानता, क्योंकि उसने पैसे के बदले में जेनी के साथ रात बिताने वाली लड़की के बारे में सुना था। उसी रात जेनी को फिर से संदेश मिलने लगे कि उसकी मृत्यु निकट है, क्योंकि अब वह जेनी के साथ गेम नहीं खेलना चाहता। वह उग गया है। जेनी पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें संदेशों के बारे में बताती है, लेकिन अब पुलिस ने सीरियल किलर के बारे में भी जानकारी जुटा ली थी, जिसके बाद वे उसके घर की ओर जाते हैं, जहां वे देखते हैं उसका कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन वहां एक फ्रिज रखा हुआ था। जब जासूस ने दरवाज़ा खोला तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि वहां एक शव पड़ा हुआ था। तभी उसे समझ आया कि ये किसी सीरियल किलर का घर नहीं, बल्कि ली का घर है। पुलिस को भी अब एहसास हो गया कि वे किसी मामूली अपराधी का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कातिल से सामना हो रहा है। पुलिस को यह भी पता चला कि कातिल ने जेनी के घर में एक जासूसी कैमरा लगाया है, जिससे वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसी रात जेनी को अपने घर में फिर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसे नींद नहीं आ रही है और वह अपने जीवन में चल रही हर चीज के बारे में सोच रही है। तभी अचानक जेनी का बॉस उसके दरवाजे पर आता है। वो जेनी से बात करना चाहता है और उसके घर के अंदर जाना चाहता है, लेकिन जेनी अभी बहुत डरी हुई है। वह अपने बॉस को घर के अंदर नहीं आने देती है, लेकिन उसका बॉस जिद करता है। क्योंकि वह नशे में है, इसलिए वह जबरदस्ती अंदर आना चाहता है, लेकिन इस दौरान उसके हाथ भी घायल हो जाते हैं और फिर वह चला जाता है। तभी जेनी का ध्यान अपने घर की ओर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके घर का सामान अस्त व्यस्त है, जिससे पता चलता है कि वह अकेली नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी है। अचानक उसके लैपटॉप की स्क्रीन ऑन होती है और वहां लिखा होता है कि आप आज जल्दी घर आ गए। वह फिर से पुलिस को बुलाती है और जब वे उसके घर आते हैं और जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हत्यारा बहुत शातिर है, क्योंकि उन्हें कोई उंगलियों के निशान नहीं मिले। इन सब बातों से जेनी का बुरा हाल हो जाता है। वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो जाती है। उसके पास एक कॉल आती है जिसमें उससे कहा जाता है कि मुझे भी आपकी सारी बैंक डिटेल्स के बारे में पता है, और वह सारा पैसा निकाल लेती है। और फिर हम देखते हैं कि पुलिस अधिकारी जेनी के घर के बाहर खड़े हैं, शायद वे हत्यारे को पकड़ लेंगे। तभी अचानक हत्यारा पुलिस पर हमला कर देता है, उसे बेहोश करने में कामयाब हो जाता है और फिर उसे मारने की योजना बनाता है। लेकिन तभी एक और वाहन वहां से गुजरता है, जिससे वह पुलिस को मार नहीं पाता। इसके बाद वह जेनी के घर की ओर बढ़ता है और ऐसा लगता है कि आज वह जेनी को मारने के इरादे से आया है। जैसे ही वह जेनी के घर का दरवाजा खोलने लगता है, जेनी का बॉस वहां पहुंच जाता है और उस दिन के व्यवहार के बारे में जेनी से बात करने लगता है। उस समय जब जेनी का बॉस हत्यारे को उसके घर के सामने देखता है तो उसे लगता है कि शायद वह जेनी का प्रेमी है। वह गुस्से से भर जाता है और हत्यारे को गालियां देने लगता है। हत्यारा, जो अब तक उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था, अचानक अपनी जैकेट से एक बड़ा चाकू निकालता है और बेरहमी से बॉस पर वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसी बीच हमारी नजर जेनी पर जाती है, जो अपने घर के सोफे पर बैठी हुई है। तभी उसे अचानक कुछ आभास होता है और वह घर के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू करती है, और फिर अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि उसके मालिक की लाश पड़ी हुई है। अचानक उसके पीछे का दरवाजा खुलता है और अंततः हम हत्यारे को उसके पीछे खड़ा देखते हैं। लेकिन इससे पहले कि उसे पता चलता, वह तुरंत जेनी पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है। उसी समय बेहोश पुलिस अधिकारी को होश आ जाता है और उसका दूसरा साथी भी आ जाता है। पुलिस अधिकारी ने देखा कि एक कार जेनी के घर से निकल रही है, इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। बेहोश जेनी कार के अंदर थी। पीछा करना जारी रहा, क्योंकि हत्यारा तेजी से गाड़ी चला रहा था और पुलिसकर्मी भी उनके पीछे था। लेकिन अचानक पुलिस की कार एक ट्रक से टकरा गई। वह बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। इस दौरान हत्यारे की कार को भी किसी चीज से झटका लगता है और कार रुक जाती है। वह सुरक्षित रूप से कार से बाहर आता है और जेनी को बेहोश देखता है और फिर चला जाता है। फिर हम उस पुलिस अधिकारी को देखते हैं जो अस्पताल में जेनी के साथ है। वह कुछ दिन अस्पताल में बिताती है और जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है तो वह इस सीरियल किलर को ढूंढने की कसम खाती है। इसीलिए वह पुलिस के साथ एक योजना बनाती। यहाँ वह खतरनाक हत्यारे का पता लगाने के लिए उस वेबसाइट पर एक फर्जी प्रोफाइल बनाते हैं और एक लड़की की तस्वीर अपलोड करते हैं। आखिरकार वे उस हत्यारे तक पहुंच जाते हैं जो इस नकली प्रोफाइल से कुछ खरीदने का इरादा रखता है। फिर जेनी अपना भेष बदलकर उसे सामान बेचने के बहाने उससे मिलने जाती है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वह वहां से निकलने का बहाना ढूंढती है। जेनी को यह भी शक होने लगता है कि शायद हत्यारे को उनके प्लान के बारे में पता चल गया है।
जेनी जल्दी से भागकर कहीं छिप जाती है और पुलिस को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन तभी हत्यारा फिर से जेनी पर हमला करता है, उसे बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। जब जेनी को होश आता है तो वह खुद को हत्यारे के सामने पाती है, जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है, जिससे वह जेनी को मारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक पुलिस अधिकारी वहां पहुंचता है और हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और वे एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह हत्यारा पुलिस अधिकारी को हरा देता है। तभी जेनी के हाथ एक कील मशीन लग जाती है, जिससे वह हत्यारे के शरीर में कीलें ठोक देती हैं। लेकिन हत्यारा इतना ताकतवर होता है कि वह उसे इतनी आसानी से नहीं मार सकता। वह फिर से जेनी के पास आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर पुलिस अधिकारी उठता है और उसे पकड़ लेता है और वे दोनों इमारत की छत से एक कार पर गिरते हुए कूद जाते हैं। वे दोनों मुश्किल से हिलते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर जेनी की मदद से पुलिसकर्मी आखिरकार उसे मार देता है और इसके साथ ही खूनी कहानी समाप्त हो जाती है और हम जेनी को फिर से देखते हैं, जो अपने जीवन और अपनी सामान्य दिनचर्या में व्यस्त दिखाई देती है। अंत में वह तकनीक और इंटरनेट के उपयोग पर विचार करती है और यह कैसे लोगों के जीवन को अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित कर सकता है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर